स्टूडेंट्स, हम सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हमारा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था ब्राउनियन इफेक्ट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मूवमेंट, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? जिगजैग मूवमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उसी के अंदर जो हमने हेडिंग डाली थी, डिफाइन फॉलोइंग। सेकंड डेफिनेशन हमारी टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। जो ये टिंडल इफेक्ट है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा ब्राउनियन मूवमेंट होता है। इसका भी सभी को पता होगा। सभी के घर में कोई ना कोई रोशनदान या खिड़की तो चलो सबके घर में होती है, ठीक है। तो कई बार जब सूरज की किरणें आती है उसके अंदर से, खासकर ये सुबह सुबह में ज्यादा देखने को मिलता है, दिन के बीच में कम, ठीक है। तो जब सुबह सुबह सूरज की किरणें आती है ऐसे क्रॉस करके बाहर से अंदर, तो क्या होता है, हमें उस सूरज की किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। क्या होगा, जो हमारी खिड़की है उसमें से जब सूरज की किरणें बाहर आएंगी उसमें से हमें जो एटमॉस्फेयर में डस्ट तो होती है, वो डस्ट पार्टिकल दिखते हैं अलग से। तो जो ये इफेक्ट होता है, जिसकी वैसे तो हमें दिखाई नहीं देते वो डस्ट पार्टिकल्स, लेकिन जब सूरज की किरणें डायरेक्ट उन पर गिरती है वो पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस इफेक्ट को, जो ये सब हो रहा है सूरज की किरणों से जो पार्टिकल्स है हमारे, उनका दिखना, उनका स्कैटर होना, उसी को हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हम लिख सकते हैं when a beam of light ठीक है, लाइट कौन सी, सनलाइट की बात कर रहे हैं हमने, एग्जांपल समझे सनलाइट से। लाइट को भी यूज कर सकते हैं अपनी तरफ से हम। स्ट्राइक ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, स्ट्राइक ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स scattering of light take place. Scattering of light take place, इसी को बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। और जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो पाथ हमें अच्छे से दिखता है, तो एंड पाथ बिकम विजिबल, और उस पाथ में हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इजी है, पहले भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पर इंपॉर्टेंट भी है, ब्राउनियन मूवमेंट भी और हमारा टिंडल इफेक्ट भी, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने टिंडल इफेक्ट की। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसमें जो फोरेसिस होता है इसका मतलब है मूवमेंट, इसका मतलब है यहाँ पर मूवमेंट। अब मूवमेंट होगी किनकी, कोलॉइडल पार्टिकल्स की पढ़ रहे हैं हम पूरे चैप्टर में, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो मूवमेंट होगी कोलॉइडल पार्टिकल्स की, यहाँ से वर्ड उठाओ, इलेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी। हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। पार्टिकल्स की मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और पार्टिकल्स कौन से लेके चल रहे हैं हम, हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे मैंने ये यू शेप्ड और ट्यूब ले ली, ठीक है। ये मेरी कोई यू शेप्ड ट्यूब हो गई, इसके अंदर मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? कोलोइडल
मेरे कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स पड़े हुए, ठीक है। फिर वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, एक पोल को नेगेटिव कर दो, एक पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन किया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो इलेक्ट्रोड्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एक होगी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, डिस्पर्जन फेज के, जो हमारे डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होगा, वो डिस्पर्जन मीडियम को छोड़ के जाके यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, जो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्जन मीडियम को छोड़ के एक जगह इकट्ठा शुरू हो जाएंगे जब हम उस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, ठीक है। नेगेटिव है यहाँ पर हमारी कैथोड और पॉजिटिव है हमारी एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में सिर्फ यही ऐसा केस होता है जहां पर कैथोड नेगेटिव हो जाती है हमारी और एनोड होती है पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा वैसे कैथोड पॉजिटिव होती है जब हम लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारी कैथोड हो जाती है नेगेटिव और हमारी एनोड हो जाती है पॉजिटिव। सिर्फ ये एक अकेला ही ऐसा केस होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स है वो कैथोड पर आकर चिपकना शुरू हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव के पास जा रहे हैं। नेगेटिव के पास कौन जाता है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव जाता है। तो हम मान सकते हैं डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव, और वो पीछे छोड़ जाएंगे हमारे क्या, डिस्पर्जन मीडियम को पीछे उन्होंने अकेले छोड़ दिया, उससे अलग हो गए, वहां जाकर चिपक गए। अब एक जगह पर वो सेटल डाउन हो चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कोएगुलेशन हो गई। कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन हो गई, यहाँ पर क्या बन गई, पीपीटीज फॉर्म हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ये कंसेप्ट में क्वेश्चन से दोबारा समझाती हूँ। हेडिंग डालो, ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं हमें, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ colloidal particles under the influence of electric field is called electrophoresis, is called electrophoresis। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट्स जमा होने शुरू हो गए हैं, एक जगह पार्टिकल्स जाकर चिपकने शुरू हो गए, प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया बनना, ठीक है। कोएगुलेशन हो गया शुरू होना। तो इसकी वजह से ये अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन कोएगुलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाता है। तो हमें एक चीज यहाँ से पता चल गई, वैसे तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से। कल ही पढ़ा था हमने, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कभी भी कोएगुलेशन
प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दे, तो वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हुए, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज अलग अलग, कोलॉइडल सॉल्यूशन वहां पर खत्म हो जाता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वहां से खत्म हो जाती है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं रहा। लेकिन कब? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा जो हमारे डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स थे वो सारे सारे कैथोड पर, मतलब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो सारे के सारे कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव होंगे, तभी तो वो नेगेटिव की तरफ गए। तो पहले ये जब देखा गया कि जो हमारे सारे पार्टिकल्स हैं वो कैथोड पर चिपक रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दूसरा रख दिया गया कैटाफोरेसिस। कि भाई सारे पार्टिकल्स जाकर कैथोड पर चिपकते हैं, तो हम इसका नाम रख देंगे कैटाफोरेसिस। क्या नाम रख दिया? कैटाफोरेसिस। क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाई electrophoresis, why electrophoresis called cataphoresis? ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस क्यों कहा जाता है? ठीक है, कैटा से वर्ड उठा लगा तो कैथोड, या फिर इन सब पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं हम कैटायंस। ठीक है, तो यहाँ पर कैटायंस इन्वॉल्व है, या फिर हम बोल सकते हैं कैथोड इन्वॉल्व है। तो कैटाफोरेसिस का नाम क्या हो गया? कि कैटायंस की मूवमेंट, मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कैटाफोरेसिस। मींस कैटायंस की मूवमेंट, सिर्फ कैटायंस ही मूव हो रहे हैं हमारे, सारे पार्टिकल्स कहां पर चिपके? नेगेटिव के पास, तो मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज वालों को हम कैटायन कहते हैं। तो सिर्फ कैटायन की मूवमेंट हुई, कब हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से। तो इस प्रोसेस का नाम रख दिया उन्होंने कैटाफोरेसिस। इसलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं the movement of colloidal particles, the movement of colloidal particles, that is ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है? सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज अंडर द influence of electric field, under the influence of electric field towards, किसके तरफ जा रहे हैं? कैथोड, towards cathode is called, सभी को पता है, कैटाफोरेसिस। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया कैटायंस की मूवमेंट कैथोड की तरफ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कैटाफोरेसिस। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया हो ये। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? सिंपल पार्टिकल्स की मूवमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैटाफोरेसिस क्या है? कैटायंस की मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कैटाफोरेसिस। लेकिन ना हमें बाद में पता चला था कि कैटाफोरेसिस एग्जैक्ट नेम नहीं है, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस नहीं कह सकते, क्योंकि जो
पहले सॉल्यूशन बनाए गए वो बाय चांस ऐसे बने जो डिस्पर्जन फेज था वहां पर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बना। जैसे जैसे और रिसर्चेस होती गई, देखा गया जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ भी जाते हैं और एनोड की तरफ भी जाते हैं। तो इसका सिंपल नाम हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस ही रखना ठीक समझा, क्योंकि कैटाफोरेसिस सिर्फ कटायंस को डील कर रहा है। लेकिन बाद में रिसर्च हुई तो देखा गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की भी मूवमेंट होती है, वो जाएंगे सारे एनोड की तरफ। तो इस प्रोसेस को बाद में कैटाफोरेसिस नाम वैलिड नहीं रहा, सिर्फ क्या नाम रहा वैलिड, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहाँ से हमें पता चल रहा कि अगर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोएगुलेशन कराना है, अगर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेट बनाने हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके वहां पर ये प्रेसिपिटेट्स या कोएगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का 16 या फिर इसे आप लोग घर से ट्राई करना, इजी है, सारा हमने कर लिया है, इसे आराम से कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि कोएगुलेशन क्या होता है। जो हम ये बार-बार कोएगुलेशन बोले जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन बोले जा रहे हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन कोएगुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट इज कोएगुलेशन, व्हाट इज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखो जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आयंस में टूट सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे आयंस में टूट सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट एरिया में कंसीडर कर लेती हूँ, जैसे हमने लिया NaCl। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे NaCl डालते हैं, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। किसमें टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये Na पॉजिटिव क्या करता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये अपनी तरफ पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चिपका लेगा। उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अपने पास बुला लेगा। इसी तरह ना ये आपस में अट्रैक्ट करके दूसरे पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही अट्रैक्शन हुई एक जगह इकट्ठे हुए वे वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह पार्टिकल्स का एक लार्ज साइज का पार्टिकल बन जाता है। पहले सारे अलग अलग थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन में पहले हमारा सॉल्यूशन इस तरह का था। ठीक है, कोई प्रेसिपिटेशन उसमें नहीं था, मतलब कोई भी सब्सटेंस नीचे जमा हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालती हूँ, जैसे हो गया NaCl, वो टूट जाता है पानी मतलब लिक्विड में डालते ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। Na पॉजिटिव अपनी तरफ नेगेटिव्स को अट्रैक्ट कर लेगा, वो अट्रैक्ट करके इकट्ठे बैठ जाएंगे वहीं पर सारे। ठीक है, और नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ जो इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स थे उनको अट्रैक्ट कर लेगा।
और एक लार्ज साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, सारे एक जगह इकट्ठे आ जाएंगे तो एक लार्ज साइज का पार्टिकल बन जाता है। उसी को हम बोल देते हैं कि भाई प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो चुके हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं। ठीक है, जब वो लार्ज साइज पार्टिकल हमारा बन जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई व्हेन electrolyte is added, when electrolyte is added in colloidal solution, in colloidal solution मतलब ये सब कुछ कब होगा, इलेक्ट्रोन डालने की वजह से। electrolyte is added in colloidal solution, colloidal particles aggregate together, colloidal particles aggregate together मतलब इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, change into larger size particle। तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्जर साइज पार्टिकल में। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इज नोन एज कोएगुलेशन और साथ में प्रेसिपिटेशन। इसी को बोल दिया हमने कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज कोएगुलेशन वैल्यू, व्हाट इज कोएगुलेशन वैल्यू, दूसरा नाम है इसका, या फिर प्रेसिपिटेशन वैल्यू। प्रेसिपिटेशन वैल्यू या इसको हम बोल सकते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, मतलब तीनों का एक ही। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू मतलब तीनों का एक ही है। हमें क्या बताना है, कोएगुलेशन वैल्यू, प्रेसिपिटेशन वैल्यू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। क्या हो रहा था कोएगुलेशन में, हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो आपस में इकट्ठे होकर एक लार्ज साइज पार्टिकल बना दे रहे थे, उसी को हमने प्रेसिपिटेशन बना दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया वैल्यू, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू। मतलब हमें 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा ताकि जो पूरा सॉल्यूशन है, जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने, उसमें सारा प्रेसिपिटेट मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाए। कोई भी पार्टिकल ऐसा ना बचे कि वो प्रेसिपिटेट बना सकता हो लेकिन उसने बनाए ना हो। ठीक है, तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, कोएगुलेशन वो वैल्यू होती है, मतलब कोएगुलेशन वैल्यू मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है। इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट होती है जो हमें डालनी है 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में ताकि वो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, कंप्लीट कोएगुलेशन कर दे। तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू है, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट है जो हमें लेनी होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा ना कि हमें कितना लेना है, हम तो ऐसे डाल देंगे। तो उसको पता करने के लिए टर्म डिफाइन की गई कोएगुलेशन वैल्यू कि भाई जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, अगर उसमें हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करने हैं तो हमें पर्टिकुलर दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, तभी वहां पर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो पाएंगे। अदरवाइज अगर हम ज्यादा डाल दें
तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का वेस्ट है। अगर हम कम डालें अच्छे से प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होंगे। तो उसको उस झंझट को सॉल्व करने के लिए एक टर्म डिफाइन की गई कि भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसकी अमाउंट है ये इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू है that must be added, that must be added in 1 liter of colloidal solution, in 1 liter of colloidal solution, ताकि क्या हो सके, so as to bring complete coagulation, so as to bring complete coagulation, called coagulation value, called coagulation value। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को हमने क्या बोल दिया, कोएगुलेशन वैल्यू बोल दिया। ठीक, और ये कोएगुलेशन इलेक्ट्रोलाइट किस में डालना था, कोलोइडल सॉल्यूशन में, उससे क्या होना था, कोएगुलेशन होनी थी। तो इस सब को हमने मिलाकर क्या बोल दिया, कोएगुलेशन वैल्यू या फिर प्रेसिपिटेशन वैल्यू या फिर फ्लोक्युलेशन वैल्यू, सभी का मतलब एक ही है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोएगुलेशन के बारे में कि कोएगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कैसे प्रेसिपिटेट्स हमारे फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट्स कैसे फॉर्म होते हैं हमारे, कि हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में, कोई हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या डाल दें, थोड़ी सी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डाल दे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट टूटकर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को अपने पास इकट्ठा कर लेगा, एग्रीगेट कर लेगा। इसकी वजह से क्या होंगे, वो मिलकर एक बड़ा लार्ज साइज पार्टिकल बन जाएगा, और उसी को ही पार्टिकल जो बड़ा लार्ज साइज का बन गया है उसी को ही हम प्रेसिपिटेट बोल देते हैं या फिर कोएगुलेशन बोल देते हैं। कोएगुलेशन वैल्यू में क्या था, हमें अमाउंट बतानी है इलेक्ट्रोलाइट की कि भाई कोलोइडल सॉल्यूशन में हम जो डालेंगे कितने कोलोइडल सॉल्यूशन में, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो जाए। इसी को हमने बोल दिया कोएगुलेशन वैल्यू, प्रेसिपिटेशन वैल्यू और फ्लोक्युलेशन वैल्यू। तो ये पढ़ा हमने सारा, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोएगुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इन्हें अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। सर, may you turn on the mic of the students?